नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स एडवेंचर पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई के 8वें सेट को, जो कि 18 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के। ये हम लोग आज अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसे डिस्कस करने से पहले, क्वेश्चंस पर आने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन हमारी एग्जिस्टिंग बैचेस से रिलेटेड है जो अभी रनिंग है या वीओडीज हैं। तो आप में से अगर कोई भी बच्चा अपनी तैयारी को और थोड़ा बेहतर करना चाहता है तो आप इनमें से कोई भी बैच परचेज कर सकते हैं। चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस बैचेस भी मिलेंगे और कुछ कंसेप्ट ओरिएंटेड बैचेस भी मिलेंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स। तो आज हम लोग ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लास्ट डे ऑफर है। 75% ऑफ आपको सभी कोर्सेज में मिल जाएगा। ध्यान रखिए, इसमें ऑलरेडी 75% का एडजस्टमेंट किया जा चुका है पिनाकल बुक वाली बैच में। बाकी जितने भी बैचेस के आप प्राइस देख रहे हैं वहां आपको 75% का ऑफ मिल सकता है। और ये ऑफ को अवेल करने के लिए आपको कूपन कोड एक डालना होगा, विच इज 2025। जैसे ही आप ये कूपन कोड पुट करेंगे आपको बैचेस पर 75% का ऑफ मिल जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं जरा क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आपको ये नजर आ रहा है। तो एनालॉजी का ये पैटर्न इस साल आरआरबी जेई के सभी सेट में ये क्वेश्चन तो देखा ही गया है। इसे हम अप्रोच कैसे करेंगे? तो इसे अप्रोच करते हैं ऑप्शंस की मदद से। हम ऑप्शन में पहले ये देखते हैं कि आप किसी एक प्लेस पर चारों ऑप्शन में कॉमन लेटर दिख रहा है। जैसे देखो, अगर हम बात करें जे एफ की, तो हर ऑप्शन में जे एफ सेकंड और थर्ड प्लेस पर मिल रहा है, यानी जो तीन लेटर आने हैं उनमें से जे और एफ तो फिक्स है बेटा। और उसी तरह अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए तो सेकंड वाले ग्रुप में जी आपको मिल रहा है। तो अगर हम बात करें जे को, अगर हमें इसके सेकंड लेटर से इनके बीच का गैप देखेंगे तो जे को ओ बनाने के लिए हमें 5 ऐड करना होगा। उसी तरह बी प्लस 5 करने पर जी आ जाएगा। अच्छा, एफ प्लस 5 के होता है, तो बेटा एक्स प्लस 5 24 और 5 29, 29वां लेटर होता है सी। देखो, जिस ऑप्शन में सी नहीं दिखा वो निकल गया। अब बात आती है यहां पहला लेटर क्या आना चाहिए। तो देखो, अगर हम यहां 5 ऐड कर रहे हैं तो यू से 5 लेटर पीछे वाला देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। तो u माइनस 5 होता है पी। तो उसी तरह h में भी 5 लेटर आगे जाकर देखिए तो h प्लस 5 होता है m। यानी कि पहला लेटर p दिखना चाहिए। देखो यहां t दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। और यहां सेकंड परसेंटेज का पहला लेटर m दिखना चाहिए। देखिए ये ऑप्शन 4 में दिख रहा है, हमारा आंसर ऑप्शन 4 होगा। मैंने आपको बिल्कुल आराम से बताया क्या करना है, ठीक है, इसको अप्रोच कैसे करना है। और एक्सपेक्टेड है इस साल के बाकी जो भी और पेपर्स होने हैं, अभी आपके जैसे एनटीपीसी का पेपर होने वाला है, ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, तो इन सभी पेपर्स में इस पैटर्न पर क्वेश्चंस बनेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला जरा 119 इज रिलेटेड टू 205। अब देखो बेटा, 119 को 205 बनाना है तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा। तो बेटा 86 अगर हम ऐड कर देंगे तो 205 बन जाएगा। उसी तरह देखो तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 145 को 231 बना रहे हैं। तो बेटा 145 में भी अगर हम 86 जोड़ दें तो देखो 6 और 5 11, 8 4 12 1 13, 231 बन गया। यानी पहला नंबर जो भी मिल रहा है उसमें केवल 86 जोड़ देना है। तो 132 प्लस 86 कर लेंगे, 86 कर लेंगे। तो देखो 6 और 2 8 और 13 और 8 21, हमारा आंसर 218 होगा। 218 यानी ऑप्शन नंबर 4। तो इसी तरीके से हम काफी आसानी से इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला है, हम इसकी फैमिली ट्री बनाएं और फैमिली ट्री बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करें। और दूसरा मेथड होता है कि हम रिलेशन का चेन बनाएं। कुछ लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, केवल चेन बनाएं और चेन बनाकर भी हम अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें निकालना है एच एस से किस प्रकार संबंधित है ना। तो हम एच से एस की ओर आएंगे, एच से एस की ओर। तो देखो हमें बाईं ओर ही आना होता है चेन बनाने के लिए भी, और संबंध भी जो बताना है वो बाईं ओर आकर ही बताना है। तो बस हमें इन साइंस का ध्यान रखना कि ये साइन जो है ये किस संबंध को दर्शा रहे हैं। जैसे देखो माइनस, माइनस की बात करें तो भाई ब्रदर है ये, ठीक है। डिवाइड, डिवाइड का अर्थ बताया गया फादर। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है वाइफ। और देखिए प्लस, प्लस का अर्थ है सन। तो बस हमें करना क्या, चेन बनाना। देखो एच के भाई, भाई के फादर एच के फादर ही होंगे।
फादर की वाइफ एच की मदर होगी, और मदर का सन एच का ब्रदर होगा। तो ब्रदर के फादर फादर, फादर की वाइफ मदर, और मदर का सन ब्रदर। तो हमारा आंसर आ जाएगा एस इज द ब्रदर ऑफ एच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस है। ये मैथ्स में भी पढ़ते हैं और कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं जहां आपका हर एक सेक्शन डिवाइडेड होता है, तो रीजनिंग के सेक्शन में भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने रीजनिंग में भी रखा है। खैर मैथ्स वाले सर भी आपको इसको सॉल्व करने का अप्रोच बताएंगे और यहां समझते हैं कि यहां बेसिकली क्या होता है। तो देखो बोला कि 12 साल पहले रीना की मां की उम्र रीना की उम्र के से 3 गुनी थी। तो ये हो गई रीना की मां और रीना, इनकी उम्र का अनुपात हमें दे दिया गया है 3 गुनी थी, यानी 3:1 था। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं 1:3, रीना पहले और उसकी मां बाद में। ठीक है, और फिर बोला गया 2 years hence द मदर्स एज विल बी 2 times द एज ऑफ रीना, यानी 2 साल के बाद रीना की मां की आयु जो है वो रीना के 2 गुनी हो जाएगी। तो ये देखो, ये 12 साल पहले था और ये 2 साल बाद, यानी इनके बीच साल का अंतर कितना है, तो 14 का अंतर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इनके बीच अनुपात का अंतर क्या है, यानी रेशियो का डिफरेंस क्या है। तो रेशियो का डिफरेंस बेटा 2 का है, तो यहां भी हम रेशियो का डिफरेंस 2 का बनाना होगा। अभी तो 1 का दिख रहा है, तो 2 का बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे 2 से गुना कर लेंगे। जैसे गुना करेंगे तो देखो ये 4:3 हो गया, है ना, 4:2 हो गया, 4:2। अब देखिए अंतर 2 का आ गया ना, 4 और 2 में 2 का अंतर आ गया, हमें बस 2 का अंतर बनाना था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, ये बताइए। तो अब जरा देखिएगा कि जब ये 3 से बना 4, यानी बढ़ा कितना बेटा, 1 बढ़ा ना, ये 1 दर्शा रहा है 14, 1 दर्शा रहा है बच्चों 14। 3 से जो 4 बन गया ये बता रहा है 14 साल का अंतर। तो अगर 1 का मान 14 है, यानी रीना की एज 12 साल पहले 14 वर्ष की थी, तो रीना की मां की एज 12 वर्ष पहले क्या होगी, तो 14 गुना 3। तो रीना यदि 14 की है तो मां जो है वो 42 की होगी, लेकिन ये 12 वर्ष पहले की है। आपसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रीना एंड हर मदर। रीना की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो बेटा ये 12 वर्ष पहले की उम्र है, तो प्रेजेंट एज इसमें 12 जोड़ना होगा, और जब जोड़िएगा तो बेटा इनके बीच का अनुपात निकालना है। अनुपात जब निकालिएगा तो देखिए ये 2 से दोनों कटेंगे, तो ये हो जाएगा अनुपात 13:27, यानी हमारा आंसर 13:27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ आगे अल्फाबेट, इनके बीच गैप ही देखना है। देखो P को R बनाने के लिए हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, P+2R होता है, M+3 करने पर P आएगा, और N को I बना रहे यानी -5 कर रहे हैं, N से 5 लेटर पीछे। देखो तो एक बार नेक्स्ट वाले में भी हो रहा, V+2X बिल्कुल, H+3K बिल्कुल, और S -5N। तो +2 +3 और -5 का रिलेशन देखिए, J+2L, P+3, लेकिन नहीं S और Q -4 हो रहा है ना, लेकिन हमें -5 चाहिए था, यानी ये तो आंसर नहीं है। T+2V, ठीक है, I+3 होना चाहिए था, लेकिन यहां +4 हो रहा है, ये भी नहीं है। N+2P, F+3I बिल्कुल, और F -5A। तो +2 +3 -5 का रिलेशन हमें सेकंड वाले ऑप्शन में दिखा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला यार B, C, E, F and H have different heights. Only C is taller than B. केवल C B से लंबा है, केवल C B से लंबा है। इसका अर्थ तो यही है कि C सबसे लंबा होगा और B जो है वो दूसरे स्थान पर होगा। ठीक है, B से लंबा केवल एक ही है, C। E is taller than H, ठीक है, E जो है वो H से लंबा है, जो लंबा है वो ऊपर है। एंड ओनली 2 पीपल हैव हाइट्स बिटवीन F एंड C। F और C के बीच दो ही व्यक्ति आएंगे, तो 1 2 के बाद ही कहीं F आएगा, और चूंकि F अगर आ गया, अब बचे हैं E और H, जिनमें से E बड़ा है और H छोटा है। और आपसे सवाल क्या पूछा गया है, दैट हाउ मेनी पीपल हैव हाइट्स बिटवीन H एंड B। H और B के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो बेटा 2 व्यक्ति हैं, हमारा आंसर 2 होगा।
हमारा आंसर 2 होगा। आइए वेन डायग्राम इसे देखते हैं जरा। तो देखिए वेन डायग्राम में आपको निकालना क्या है, बोला ये जा रहा है हाउ मेनी पर्संस ओन बोथ एमएस एंड डब्ल्यूबी। एमएस और डब्ल्यूबी यानी डब्ल्यूबी होना चाहिए और एमएस होना चाहिए, बट नॉट एचएम। एचएम नहीं हो सकता, तो एचएम के सारे नंबर निकाल दो और इन दोनों का कॉमन देखो, तो इन दोनों में आपको एक ही कॉमन नंबर दिख रहा है और वो दिख रहा है बेटा 12, तो हमारा आंसर भी इसमें होगा 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, हमें किसका कोड निकालना है जरा देखो। कोड निकालना है हमें वॉल शब्द का, वॉल का कोड निकालना है। आप देखिए पहले वॉल आपको कहां दिख रहा है, तो देखो केवल और केवल तीसरे स्टेटमेंट में दिख रहा है और किसी में भी वॉल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल के साथ जो वर्ड कॉमन दिख जाए हम उनको हटा लें। जैसे डोर सेकंड और थर्ड में कॉमन है, तो डोर का कोड निकाल लो। तो इन दोनों में डोर के लिए कॉमन कोड होगा, देखो कॉमन कोड CD दिख रहा है। उसी तरह पहले और तीसरे में पिलो कॉमन है, तो पिलो निकाल लीजिए, और पिलो निकालिएगा तो इन दोनों में पिलो के लिए कॉमन कोड होगा, देखो ST। तो आखिर में जो कोड बचा वही वॉल का कोड होगा, यानी वॉल का कोड BQ हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बोला यार ABCD एंड E आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, हु सिट्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। हमें ये निकालना है बाएं छोर पर कौन है, और ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 व्यक्तियों में से बाएं छोर पर कौन है इसका पता लगाना बच्चों। बोला यार D सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ C, क्या इससे पता चलेगा? नहीं, C के सेकंड राइट में D कहीं भी हो सकता है, इसमें से बाएं छोर पर कौन है नहीं पता चलेगा। भाई C के सेकंड राइट में D है। एग्जैक्टली 2 पीपल सिट बिटवीन B एंड D, B और D के बीच 2 व्यक्ति बैठे। अब देखो D के 1-2 व्यक्ति के बाद B आ सकता है, लेकिन इससे हमें यह क्लियर नहीं हो रहा है कि इनमें से कोई बाएं छोर पर है या नहीं, मतलब ये वाला काम तो नहीं चल रहा है। ठीक है, अब हम दोनों को मिलाकर देखेंगे, क्या मिलाकर होगा, तो 1 2 3 4 5 6, 2 व्यक्ति के बाद B संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 व्यक्ति हो जाएंगे और हमें कितने व्यक्ति को बिठाना है, केवल 5, यानी अब हम इनको 2 व्यक्ति के बाईं ओर B आएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो 5 में से 4 व्यक्तियों का सीट तो पता चल रही है, अब 5वीं सीट B के लेफ्ट है या D के राइट है ये क्लियर नहीं हो रहा, और जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो लेफ्ट हैंड पर कौन होगा ये हम कंफर्म नहीं कर सकते, यानी दोनों को मिलाकर भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा कि कथन 1 और 2 दोनों को एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ओके, आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन है। बोले यार 7 बॉक्सेस है, 7 बॉक्स है ABCD XYZ, ठीक है, आर केप्ट वन ओवर द अदर। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक अलग से स्लाइड ले लेते हैं और इस पर करते हैं, आइए देखते हैं कैसे करना है। तो देखो 7 बॉक्सेस है ABCD और XYZ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। देखिए क्या बोला गया, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट अबव B, B के ऊपर केवल 3 डिब्बे रखे गए, यानी B चौथे स्थान पर आएगा, तभी तो ऊपर में केवल 3 डिब्बे होंगे, है ना बेटा। B के ऊपर देखिए 1 2 3 बच्चे 3 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन C एंड B, C और B के बीच केवल एक ही डिब्बा है। अब C और B के बीच बताया गया तो केवल एक ही डिब्बा है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि वो डिब्बा B के ऊपर जाकर C होगा या B के एक डिब्बे के नीचे C होगा, बस इतना बोला गया दोनों के बीच एक डिब्बा। तो यानी 2 संभावनाएं हो सकती है, या तो B के एक डिब्बा छोड़कर ऊपर C हो या B के एक डिब्बा छोड़कर नीचे C हो, तो दोनों संभावनाओं को हमें ध्यान में रखना है। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन C एंड Y, C और Y के बीच केवल 3 डिब्बे हैं, है ना। तो C जहां भी होगा उससे चौथे स्थान पर Y होगा। अगर C यहां तो पहला दूसरा तीसरा चौथा Y यहां, और यदि C यहां तो पहला दूसरा तीसरा चौथा Y यहां। C और Y के बीच 3 डिब्बे हैं ये बताया गया था, लेकिन दोनों में से ऊपर कौन नीचे कौन अभी नहीं पता, इसलिए हमने दोनों संभावनाएं देखी। Y is kept at some place above B, B के ऊपर है Y। अब अगर B के ऊपर है Y यानी ये वाला केस सही होगा, इस केस में B के नीचे Y आ जा रहा है, यानी ये केस अब गलत हो गया, B के ऊपर Y को आना था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, Z is kept immediately below Y,
y के ठीक नीचे बेटा z आना है, तो z आ जाएगा तीसरे स्थान पर। एंड a इज केप्ट एट वन ऑफ द प्लेसेस अबव x, x के ऊपर कहीं a आएगा, जहां भी x आएगा उसके ऊपर है। अब देखो अगर x यहां है तो 2 स्थान है a के लिए, अगर x यहां है तो 1 स्थान है a के लिए। तो अभी ये x और a का कंफर्म नहीं है, इसलिए अलग से लिख लिया है। नाउ d इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव और बिलो c, यानी c के ठीक ऊपर या नीचे d नहीं है। यानी d बेटा यहां नहीं है, 5वें स्थान पर नहीं, और d बेटा 7वें स्थान पर नहीं। अगर d इन दोनों में से किसी स्थान पर नहीं है तो d को पहले स्थान पर रखना होगा। अब बारी आती है a और x की, जिसमें से हमें पता ऊपर a और नीचे x आना चाहिए। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए देखिए सवाल क्या पूछा गया। विच बॉक्स इज केप्ट एट द लोअर मोस्ट पोजिशन, सबसे निचले स्थान पर कौन सा डब्बा है भाई? तो सबसे नीचे वाले डब्बा कौन है? x। हमारा आंसर भी होगा x, जो कि है ऑप्शन थर्ड। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 7 people B, D, E, F, P, Q and R are sitting in a row facing north। ठीक है, 7 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं और सबकी फेसिंग नॉर्थ। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब बोला गया ओनली 3 people sit between R and E। R और E के बीच केवल 3 बच्चे हैं भाई, लेकिन यानी R से E चौथा है। R से E बच्चों चौथा है, लेकिन ये नहीं पता दोनों में से दाएं कौन है बाएं कौन है और उनकी सीट कौन कौन सी है, अभी ये क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसे अलग से नोट कर रहे हैं, रो की साइड में नोट कर रहे हैं। ठीक है, रो में नहीं रख रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो, F सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। अच्छा, E के ठीक बाईं ओर F होगा, जहां भी E को रखोगे उसके ठीक बाईं वाली सीट पर F आएगा, ये हमें बता दिया। चलो ठीक है। नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ बी, कोई भी व्यक्ति बी के दाईं ओर नहीं बैठा। इसका अर्थ यह निकलता है कि बी सबसे दाईं वाली सीट पर बैठेगा, तभी यह संभव होगा कि बी के दाएं कोई ना हो। ये तो क्लियर है ना? तो बी को राइट हैंड पर रखना पड़ेगा, क्योंकि बी के राइट में कोई नहीं है। ओनली 2 people सिट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति, यानी बी 1-2 व्यक्ति को छोड़ दीजिए और उसके बाद किसे लिख लीजिए बेटा? एफ को। जैसे ही आप एफ को रखते हैं तो एफ के ठीक दाईं ओर ई को रखना है, तो एफ के ठीक दाईं ओर ई आ जाएगा। और बेटा ई से चौथा यदि आर है तो ई से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां बच्चों आर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? P सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। P जो है वो Q के ठीक दाईं ओर है, इसका मतलब Q और P को लगातार होना पड़ेगा। तो Q और P को 2 लगातार की खाली सीटें चाहिए थी, वो 2 लगातार की खाली सीटें तो यही मिल रही हैं। अब देखो 7 में से 6 व्यक्ति आ गया, एक ही बचा कौन? D। तो हमने 7वें स्थान पर D को रख लिया। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन D एंड P, D और P के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो बेटा 2 व्यक्ति आ रहे हैं, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। मतलब ये है कि हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन अगर हम बात करें या बॉक्स वाला क्वेश्चन का बात करें, क्वेश्चन थोड़े से सेंटेंस वाइज होते हैं, बड़े होते हैं, तो उसके लिए उतना ही टाइम लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे हल नहीं किया जा सकता, बहुत आसानी से आप कर सकते थे इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, ऐसे कितने चिन्ह हैं यानी सिंबल है, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर, यानी जिनके ठीक पहले ऑड नंबर, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर, जिनके बाद एक इवन नंबर। तो मतलब पहले ऑड नंबर देखे, फिर सिंबल, फिर इवन नंबर, या आप ये समझ लीजिए सिंबल के पहले वाला नंबर ऑड और बाद वाला इवन। जैसे देखो सिंबल, सिंबल के पहले तो कुछ है ही नहीं, देखो सिंबल के पहले ऑड, बाद वाला इवन, सिंबल के पहले नहीं इवन है, ये तो सिंबल के पहले सिंबल है, सिंबल के पहले ऑड नहीं है, सिंबल के पहले यहां भी ऑड नहीं है, देखो यहां है हैश, तो सिंबल के पहले 9 ऑड है और 6 इवन, सिंबल के पहले वाला इवन आ रहा, यहां तो है नहीं, सिंबल के पहले ऑड 5 और बाद में इवन, यानी ऐसा ऐसा 3 दिख रहा है, तो हमारा आंसर 3 होगा। बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं। अच्छा ये देख लेते हैं, बोला गया देखो 5 का संबंध बनाना 26 से, 5 को यदि 26 से रिलेट करना है तो हम क्या कह सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 1 26। उसी तरह देखो 12 का संबंध 145 से, तो ये नंबर भी तो 12 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो 13 में भी क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर प्लस 1 करना होगा, तो बेटा 13 का स्क्वायर 169 होता है, 1 जोड़ देंगे तो इसका संबंध 170 से होना चाहिए, तो हमारा आंसर 170 आ जाएगा। बहुत सिंपल।
हाँ, बोला जा रहा था करंट एजेस ऑफ ए एंड बी एड अप टू 36। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 4 years अगो, अब मेरी बात को बस ध्यान से समझना, द एज ऑफ ए वॉज 3 times दैट ऑफ बी। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि इन दोनों की प्रेजेंट एज का सम तो 36 है, अगर 4 साल पहले के दोनों की एज को निकालेंगे, 4 साल पीछे ए की भी एज में आएंगे और बी की भी एज में आएंगे, दोनों के एज में 4 साल पीछे आ रहे हैं, यानी कुल 8 साल पीछे आ जाएंगे। यानी आप यहां से ये समझिए कि जब 4 साल पीछे की बात होगी तो ए और बी के 4 साल पीछे का जो एज है वो 36 में से 8 कम हो जाएगा। देखो 8 ए का भी कम हुआ, 4 ए का भी कम हुआ, 4 बी का भी, 4 और 4 8 कम हो जाएगा। यानी इनके 4 वर्ष पहले की आयु का योग अगर हम बात करें तो वो हो जा रहा है बेटा 28। कितना हो जा रहा है बेटा? 28। क्लियर है? और अब बोला गया कि द एज ऑफ ए वॉज 3 times दैट ऑफ बी, यानी ए की जो आयु 4 वर्ष पहले थी ना वो बी के 3 गुनी थी। यानी ए बराबर आप लिख सकते हैं 3b, तो 3b प्लस बी यही होगा 28, यानी 4b बराबर 28। यानी बी की 4 वर्ष पहले की आयु 7 है। अब बी की 4 वर्ष पहले की आयु 7 है तो ए की 4 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी? तो इसके 3 गुनी होगी, यानी 21 साल होगी। तो आपसे पूछा जा रहा है करंट एज ऑफ ए, करंट एज निकालने के लिए ये तो 4 वर्ष पहले का है, तो करंट एज वर्तमान आयु निकालना है तो इसमें आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी आपका आंसर 25 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसी कितनी संख्याएं हैं या अंक हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर नंबर। ठीक है, यानी नंबर नंबर नंबर, लगातार 3 नंबर्स कहां कहां दिख रहे हैं, यही कहने का मतलब हुआ। ठीक है, क्लियर? तो लगातार बेटा 3 नंबर तो कहीं नहीं दिख रहे, और अगर लगातार 3 नंबर नहीं दिख रहे तो हमारा आंसर 0 होगा। ठीक है, नंबर जिसके पहले भी नंबर और बाद में भी नंबर, यानी 3 लगातार नंबर्स वो नहीं दिखे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। हाँ, अल्फाबेट का ऑड वन आउट है, तो इनमें भी क्या करते हैं, गैप देखते हैं। अब देखो वी को अगर हम ओ बना रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, 22 को 15 बना रहे हैं, यानी 22 से 7 घट रहा है। और यहां देखिए तो 19 को 9 बना रहे हैं, यहां -10 हो रहा है। अच्छा, एच को ए बना रहे हैं, -7 हो रहा है। अच्छा, एफ को यू, अब देखो इस एफ का नंबर 31 ले लेना, सॉरी 26 और 6 32 ले लेना, और यू का 21, तो 32 को जब आप 21 बना रहे हैं, 32 को अगर आप 21 बना रहे हैं यानी 32 में से आप 11 कम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहां भी देखिए एस को एल बना रहे हैं तो -7 बिल्कुल, और पी को एफ बना रहे हैं तो ये -10। अच्छा, एफ को वाई बना रहे हैं, ये भी -7 जा रहा है बेटा, और सी को एस बना रहे हैं तो ये 29 -10 19, तो बाकी सभी -7 -10 में है, लेकिन थर्ड वाला ऑप्शन -7 और -11 में है। ठीक है, ये क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आगे। ओके, क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। तो इफ 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, then the number this, how many digits will appear more than once in the new number? तो 7 3 8 1 5 6 4, जो भी ऑड है उनमें 1 ऐड कर लो, जैसे 7 में 1 1 1। जो इवन है उससे 2 घटाना है, इवन से 2 घटाइए, तो 7 + 1 8, 3 + 1 4, 8 में से 2 गए 6, 1 और 1 2, 5 और 1 6, 6 से 2 गए 4, और 4 से 2 गए 2। अब बोला जा रहा है ऐसे कितने डिजिट हैं जो आपको 2 बार ही दिख रहे हैं। देखो 2 6 दिख रहा है, और 2 2 भी दिख रहा है, और साथ ही साथ 2 4 भी दिख रहे हैं, यानी 3 ऐसे डिजिट हैं जो 1 से अधिक बार नजर आ रहे हैं, 3। तो हमारा आंसर यहां हो जाएगा 3। तो क्वेश्चंस पे ना बहुत ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, और हमने बात किया था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम NESW का प्रयोग करते हैं। बोलेगा पंकज बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है, पूर्व यानी ईस्ट, तो ईस्ट के नीचे लिख लेंगे 12। फिर वह बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ईस्ट से बाएं यानी लेफ्ट आना है, तो हम ईस्ट के लेफ्ट साइड आ जाएंगे, नॉर्थ, और नॉर्थ चला बच्चों 18। देखो फिर बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है, यहां से भी बाएं, तो यहां से बाएं
और 19, तो नॉर्थ का बाएं वेस्ट होता है 19। फिर वह बाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहां से भी बाएं मुड़ गया और 21 किलोमीटर चला। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, यहां से भी बाएं मुड़कर फाइनली 7 चला, ठीक है, और बिंदु पी पर आ गया। चलो अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। रिजल्टेंट निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, सेम डायरेक्शन की वैल्यू ऐड होती है। जैसे देखो ईस्ट के नीचे 2 लिखा है ना, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 12 और 7 19, और ऑपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू एक दूसरे से माइनस करते हैं। ऑपोजिट कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं, तो नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ और ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, यानी नॉर्थ साउथ आपस में माइनस होंगे और ईस्ट और वेस्ट आपस में माइनस होंगे। तो देखो बेटा, ईस्ट का 19 और वेस्ट का 19 तो कट गया, अब बचा क्या है, नॉर्थ और साउथ। तो 21 में से 18 कम कर लो, तो ये इसकी लोकेशन आ गई, यानी वो बिंदु ए से, कहां से चलना शुरू किया, ए से 3 किलोमीटर दक्षिण में खड़ा है, ये पता चल गया, ए से 3 किलोमीटर दक्षिण में खड़ा है। लेकिन देखो सवाल क्या पूछा गया, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और कौन सी दिशा की ओर जाना होगा। अब इसे जहां वो खड़ा है, ए के साउथ में खड़ा है बच्चों, ऐसे समझिए, अगर ये पॉइंट ए है तो ए के साउथ में ये खड़ा है पी, 3 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन ए से पी नहीं जाना, पी से ए जाने के लिए बोला गया, यानी उल्टी दिशा में जाना होगा। साउथ का उल्टा होता है नॉर्थ, और दूरी कितनी तय करनी है, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे देखो एक सवाल ये है कि कौन सी संख्याओं को आपस में बदलना है। ये थोड़ा सा ना टेढ़ा प्रश्न होता है कि हम कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदले कि भैया ये नंबर जो है वो बैलेंस हो जाए, है ना, क्लियर। अब ये ध्यान में रखिएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप 4 में से 3 को अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे 12 और 8, 12 और 8 को आपस में बदल देंगे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, 12 और 8 को बदल देंगे तो देखो ये 36, ये कट जाता, 12 गुना 4 48 हो जाता, 58 प्लस 48 करते, प्लस 12 छक 72 माइनस 8, क्या ये नंबर 86 के आसपास जाएगा, नहीं, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसी तरह देखिए ऑप्शन नंबर 3, अगर 3 और 6 को बदलने बोला गया, यानी यहां 6 और यहां 3 कर ले, तो देखो 6 छक 36 और 6 गुना 4 24, 58 प्लस 24, ठीक है, ये हो जाता बेसिकली 82। लेकिन आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्लस 8 गुना 3, ये भी 24, माइनस 12, तो देखो इसी को जोड़ दिया तो 82 हो गया, और इनको कर देंगे तो ये 94 हो जाएगा, 12 और जुड़ जाएगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर है, तो ये भी संभव नहीं। अब तीसरा कोई एक ऑप्शन रख के देख लीजिए, जैसे बोला 36 और 12 को बदल दें, यानी यहां हम 12 रख लें और यहां बच्चों हम 36 रख लें, तो देखो 12 कटेगा 3 से 4, 4 चौक 16, 58 प्लस 16, तो 58 प्लस 16 हो जाएगा 74, और प्लस 8 छक 48, 48 में से 36, बिल्कुल देखो सेट हो जा रहा है, 74, 48 में से 36 गए तो 12 बचे, 74 प्लस 12 86 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर। आइए कोडिंग एंड डिकोडिंग का ये एक और क्वेश्चन, इस बार किसका कोड निकालना है, तो वैलीज का निकालना है। आइए देखते हैं वैलीज कहां कहां हमें दिख रहा है। देखो वैली हमें सेकंड स्टेटमेंट में दिख गया, तो चलो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में दिख रहा है, तो बाकी जो वर्ड्स हैं इनका कोड निकाल लो इस सेंटेंस के। जैसे रॉक्स, तो रॉक्स कॉमन है, तो रॉक्स के लिए कोड भी कॉमन होगा। इन दोनों में देखिए पीएच कॉमन दिख रहा है। अच्छा, सेकंड और थर्ड में देखो रिवर्स कॉमन है, तो रिवर्स कॉमन है, तो इन दोनों में रिवर का कोड कॉमन होगा। तो देखिए अपने आप वैली का कोड हमें मिल गया एलपी, यानी हमारा आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अल्फाबेट की सीरीज, बस गैप देखना है, तो G-5 करेंगे तो B होगा, B-5 W, ठीक है, W-5 R, तो R 18 में से भी 5 घटाओ 13, यानी पहला लेटर तो M आना चाहिए। ऐसे इसे चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि ये चारों ऑप्शन में सेम ही है। सेकंड वाला चेक करते हैं, देखो E को अगर हम Z बना रहे हैं, तुम कह सकते E-5Z और Z-5U, U-5P, तो P से भी 5 लेटर पीछे जाओगे तो K, सेकंड लेटर K आना चाहिए। जिस ऑप्शन में K नहीं है सेकंड प्लेस पर, वो हट गया।
अब देखो सी का नंबर 29 होगा, 29 से 5 घटाओगे 24, यहां भी 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो एन से 5 लेटर पीछे जाओगे तो आई आना चाहिए, यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2। लेटर सीरीज का एक और प्रश्न है, इसे देखते हैं जरा। तो देखो हम ये कह सकते हैं जी का नंबर 33 भी होता है, 33 को 26 बना रहे हैं यानी 7 कम कर रहे हैं, और z -7 करेंगे s, s -7 करेंगे l, 12 में से 7 गए 5, पांचवा लेटर ई, तो पहले स्थान पर ई आना चाहिए। अच्छा u -7 n, n -7 g, g -7 z, तो अब z से भी 7 लेटर पीछे जाएंगे तो s आएगा, सेकंड लेटर s आना चाहिए। देखो जिसमें नहीं दिख रहा है उसको निकाल दे, और हमारा आंसर 2 लेटर को चेक करते ही आ गया है। ठीक है, चलें नेक्स्ट। आगे क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट या वर्गीकरण कहते हैं। भिन्न को पहचानना है, तो अल्फाबेट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करते हैं, हम इनके बीच अल्फाबेटिकल गैप देखते हैं। अब जैसे देखो Q को N बना रहे हैं, तो बेटा 17 को 14 बनाने के लिए -3, 3 लेटर पीछे जाना होगा। W से भी 3 लेटर पीछे जाने पर T आता है, G से 3 लेटर पीछे जाने पर D आता है, और M से 3 लेटर पीछे जाने पर J आता है, यानी इनमें तो -3 चल रहा है। इसमें देखो तो E -3B, K -3H, मतलब चौथा ही होगा। देखो यहां -4 होने लगा, Y -4, बाकी सभी में -3 था, चौथे वाले ऑप्शन में 4 लेटर पीछे जा रहे थे। अच्छा देखो ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा फ्लोर बेस्ड बोला जा रहा है। देखो 7 व्यक्ति GHIJKLM लिव ऑन अ डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द सेम बिल्डिंग, द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1। ठीक है, ऐसे फ्लोर की नंबरिंग ऐसे ही होते, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, आई यहां देखिए क्या बोला गया, H lives on an even numbered floor but not on the second floor। H even पर है लेकिन सेकंड पर नहीं, मतलब या तो H 4 पर है या फिर H बच्चों 6 पर, यही दो केसेस तो बनेंगे, या तो 4 का या 6 का। इवन में यही दो बचे, 2 4 6, सम संख्याएं तो यही 3 है, 2 4 6, जिसमें से 2 पर है नहीं, तो बचे 4 और 6 ही तो। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन H एंड M, H और M के बीच केवल 3 है। तो देखो H को हम चौथे फ्लोर पर नहीं रख सकते, क्योंकि 3 के बाद ना ही हम नीचे M को रख पाएंगे ना ही ऊपर M को रख पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि H चौथे फ्लोर पर तो नहीं हो सकता। H को चौथे पर रखने पर एक समस्या ये आ रही है कि बेटा H से 3 फ्लोर के बाद M को रखना है। इसका अर्थ तो यही है कि H बेटा अब छठे ही फ्लोर पर हो सकता है, और 1 2 3 व्यक्ति के बाद यानी फ्लोर नंबर 2 पर M आ जाएगा। चूंकि H और M के बीच 3 व्यक्तियों को रखना था, यानी H से M का स्थान चौथा होना चाहिए था। अगर हम H को यहां रखें तो 4 स्थान ऊपर भी नहीं जा सकते, 4 स्थान नीचे भी नहीं जाते, यानी M को रख ही नहीं पाते बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए, J lives on one of the floors below H। H के नीचे कहीं J है, मतलब सबसे ऊपर तो J नहीं है, H के ऊपर J नहीं है, नीचे कहीं है। ठीक है, बट इमीडिएटली अबव M, ये भी बोल दिया M के ठीक ऊपर है, तो M के ठीक ऊपर तो यही वाला फ्लोर बच रहा है, यानी J आ जाएगा फ्लोर नंबर 3 पर। G lives on one of the floors below J, J के नीचे कहीं G रह रहा है, और अगर J के नीचे G रह रहा है तो G के लिए एक ही फ्लोर बचा है बेटा, फ्लोर नंबर 1, तो G को हम लोग रख लेंगे फ्लोर नंबर 1 पर। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन G एंड K, G और K के बीच 3 व्यक्ति, यानी 1 2 3, 3 को छोड़ दो, चौथे स्थान पर K को रख लो। और देखो बोला गया L lives on one of the floors above J, J के ऊपर ही कहीं L है, बट बिलो I के नीचे भी है, मतलब आप L को सबसे ऊपर नहीं रख पाएंगे क्योंकि I के नीचे भी होना चाहिए L को, तो उस हिसाब से L के लिए केवल एक ही स्थान बचा, और जैसे ही L के लिए एक स्थान बचा था आखिर में I, तो I का अपना फ्लोर आ जाएगा फ्लोर नंबर 7। देखो सवाल पूछा जा रहा, हु लिव्स ऑन 5th फ्लोर, 5वीं फ्लोर पर कौन है, तो बेटा 5वीं फ्लोर पर के दिख रहा है, हम आंसर करेंगे के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 3 sirens of 3 companies sound together initially and then continue to sound at interval of 12, 16 and 20 minutes respectively over a period of 16 hours 12 minutes from the time they first sound together, how many times they will sound simultaneously।
यानी ये एक साथ कितनी बार बजेंगे, एक अगर 12 मिनट के अंतराल पर बज रहा, दूसरा 16 और तीसरा 20 के अंतराल पर, तो 16 घंटों में ये कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो ध्यान रखना, एक बार तो शुरुआत में ही बज गए हैं, उसको दिमाग में रखना। अब उसके बाद कितनी बार ये बचेंगे ये देखना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 12, 16 और 20 का लघुत्तम यानी एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम देखोगे तो ये हो जाएगा 240, यानी 240 मिनट। हर 240 मिनट में ये एक साथ बजेंगे। 240 मिनट का अर्थ है 4 घंटे, तो हर 4 घंटे में एक बार बजेंगे, यानी 16 घंटे में फिर कितनी बार बजेंगे। तो हर 4 घंटे में अगर साथ में बज रहे हैं तो 16 घंटों में ये कितनी बार साथ बजेंगे, तो 4 बार ही साथ बजेंगे। बेटा ये 4 बार इसमें जोड़ दीजिएगा, तो पहला बार 1 बजा और 4 बार 16 घंटों में बज रहा है, यानी कुल कितना बजेगा, 5 बार ही बजेगा। ये 12 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि 12 मिनट अगली बार जो बजेगा वो तो 20वें घंटे में एक साथ बजेगा। हमें एक साथ कब बजेगा ये निकालना था। ठीक है, चलिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 बार मेरे ख्याल से। नहीं, अभी है क्वेश्चन। ठीक, नंबर सीरीज अगर आप देखें तो नंबर सीरीज में क्या दिख रहा है, तो देखो 29 को बना रहे बच्चों 38, यानी 29 को 38 बनाने के लिए 9 का अंतर है। अच्छा, 38 को 51 बनाने के लिए बच्चों 13 का अंतर है, 13 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, 51 को 68 बनाने के लिए 17 जोड़ना पड़ेगा, और 68 को 89 बनाने के लिए 21 जोड़ना पड़ेगा। यानी ये जो आप देख रहे हो 9, 13, 17, 21, क्या ये 4 बढ़ रहा है, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21, तो 21 में भी 4 बढ़ा दो यानी 25, यानी अगला नंबर 25 बढ़ना चाहिए। तो 9 और 5 14, 8 2 10 1 11, तो हमारा आंसर इस हिसाब से आ जाएगा 114। यानी जो डिफरेंस है वो 4 से इंक्रीज हो रहा था, तो हमने 21 से भी 4 इंक्रीज कर लिया, 25 बढ़ना चाहिए था, 25 बढ़ जाएगा। देखिए एक और आपको एनालॉजी का क्वेश्चन वैसा ही नजर आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। इसके फर्स्ट 2 लेटर सभी में कॉमन है, यहीं से हमारा काम शुरू। ऑलवेज एंड ऑलवेज इसके लिए ऑप्शन की मदद लीजिएगा। पहला एल है, दूसरा एच। अब देखो एल को एन बनाने के लिए एल में 2 ऐड करना होगा, एच + 2 भी जे, तो उस हिसाब से यहां भी 2 ऐड होगा। O + 2 करेंगे Q और K + 2 करेंगे तो M, यानी फर्स्ट 2 लेटर तो QM होना चाहिए। जहां Q और M नहीं दिख रहा है वो गड़बड़ है। ठीक है, अब बात आती है, चूंकि 2 का ही डिफरेंस दिख रहा है तो तीसरे में भी 2 का ही डिफरेंस होना चाहिए, यानी कोई एक ऐसा लेटर जिसमें 2 ऐड करने पर R बन जाए, तो P + 2 R होता है बेटा, और उस हिसाब से S + 2 करेंगे तो U आना चाहिए, यानी पहला होगा LHP, तो परसेंटेज में आएगा QMU, तो LHP QMU, ये आपको देखिए चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। हाँ, ये एक और नंबर सीरीज, देखो आपको टेबल को थोड़ा सा बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए तो बेटा ये 4 का 6 गुना है 24, 24 का 5 गुना 120, 120 का 4 गुना 480, अब 480 का 3 गुना 1440, और 1440 का देखिए ये 2 गुना है 2880, बिल्कुल है, यानी यहां हमारा आंसर 1440 होगा। तो मेरे ख्याल से अब हमने सारे क्वेश्चन इस सेट के कर लिए। हाँ, एक दो थोड़ा सा मैथ्स का क्वेश्चन था, लेकिन वो कभी कभी एसएससी के एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में आ जाते हैं, इसलिए मैंने उसे रीजनिंग के भी सेट में इंक्लूड कर लिया। तो आई होप सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आए होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लो में कहीं मिस्टेक भी हो जाए, तो वो माइंड नहीं कीजिएगा, हाँ बता जरूर दीजिएगा कमेंट करके अगर कहीं भी आपको मिस्टेक लगती है तो आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करें और आपको उसको सही अप्रोच क्या होना चाहिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो पता चले। तो आज के लिए बच्चों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले सेट में कल। थैंक यू वेरी मच।